नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ जो कि वाराणसी से सामने आ रही है। कुछ ही देर में वाराणसी पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अफसरों के साथ समीक्षा बैठक का प्लान है। विकास कार्यों और कानून व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा होगी। काशी विश्वनाथ में भी जाएंगे, दर्शन पूजन होगा और इसी दौरान योगी शहर की 2 निर्माणाधीन परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण भी करने वाले हैं। तो बड़ी खबर अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। वाराणसी से सीधे तौर पर थोड़ी देर में सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी में मौजूद होंगे। अफसरों के साथ में समीक्षा बैठक होगी, काशी विश्वनाथ में दर्शन पूजन होगा और साथ में 2 अहम परियोजनाओं का जो कि निर्माणाधीन है उनका स्थलीय निरीक्षण भी सीएम योगी आदित्यनाथ करते नजर आएंगे। ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ में धर्मेंद्र चौबे जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से। धर्मेंद्र, क्या कुछ अपडेट है? सीएम योगी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, तमाम अफसरों के साथ में मुलाकात होगी, बात होगी, समीक्षा बैठक का प्रोग्राम है और साथ में काशी विश्वनाथ के दर पर मत्था भी टेकेंगे। देखिए पूजा, लगभग 5 बजे पुलिस लाइन हेलीपैड पर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। उसके उपरांत वो अधिकारियों के साथ जो सावन और त्योहार, आगामी त्योहार है उसको लेके कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करेंगे और जो निर्माणाधीन परियोजनाएं हैं वाराणसी में उसकी समीक्षा करेंगे। उसके बाद वो निकलेंगे, काशी विश्वनाथ दर्शन पूजन करेंगे। उसके तदुपरांत उनका सर्किट हाउस फिर आगमन होगा और देर रात्रि जो है 2 स्थलीय निरीक्षण करने जाएंगे। पहला फुलवरिया है और दूसरा खिड़किया घाट। तो कहीं न कहीं जो ये सीएम का मैराथन दौरा आज होगा वो देखने वाली बात होगी और कल सुबह जो होगा वो पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। वाराणसी की जो ग्राउंड रियलिटी है उसको चेक करेंगे कि धरातल पे जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं कितनी अमल की जा रही है और सरकार द्वारा या प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किस तरीके से उसको रोड मैप पे तैयार किया जा रहा है, रोड मैप के अनुसार कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो कहीं न कहीं जो मुख्यमंत्री का ये दौरा है काफी अहम माना जा रहा है। पूजा, बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो वो ये दौरा मुख्यमंत्री का बेहद खास, हर लिहाज से आगामी त्योहारों को देखते हुए समीक्षा बैठक होगी और साथ में 2 परियोजनाएं जो कि ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक हैं उनका स्थलीय निरीक्षण सीएम योगी आदित्यनाथ देर शाम करते नजर आएंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गुरुवार को आजमगढ़ भी पहुंचे हुए थे। योगी बीते कुछ समय से पूर्वांचल के कई जिलों का दौरा ताबड़तोड़ कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने आजमगढ़ में 143 करोड़ रुपए की 50 परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया है और शिलान्यास भी। सीएम योगी ने यहां कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित भी किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा, आजमगढ़ में जो प्रतिभा थी वो राजनीतिक संकीर्णता के कारण खत्म होती गई। उन्होंने आजमगढ़ के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया है। पहले यहाँ के युवाओं का बाहर जाने पर आजमगढ़ के नाम पर होटल का रूम तक नहीं मिला करता था। कोई उन्हें अपने मोहल्ले में किराए पर भी नहीं रहने देता था। हमें यहाँ हार मिली, इसके बावजूद हमने विकास कार्यों पर काम किया, विकास किया और उसका नतीजा आप सबने हमको दिया है। और साथ में युवाओं के भविष्य और रोजगार को लेकर के भी सीएम योगी आदित्यनाथ बोलते नजर आए। सुनिए। हम लोगों ने विगत 5 वर्ष के दौरान 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी। आज सरकारी नौकरी की जब बात होती है तो भाइयों बहनों कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। आज हमारे उत्तर प्रदेश के नौजवानों के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता। नौजवान को उसकी योग्यता के अनुरूप नौकरी देना इस सरकार का कार्य है, सरकार ने किया। जो भी नौजवान आया उसको हम लोगों ने सरकारी नौकरी के साथ जोड़ने का काम किया। उसकी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के साथ जोड़ा, उसने नौकरी प्राप्त की, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ। हम उसको उद्योग के साथ उस नौजवान को सब जोड़ेंगे और मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप योजना के अंतर्गत उस नौजवान को एक निश्चित मानदेय सरकार भी उपलब्ध कराएगी, उद्योग भी उपलब्ध कराएगा और पढ़ाई भी करेगा, उद्योग में काम भी करेगा, अपना प्रोजेक्ट वर्क भी आगे बढ़ाता जाएगा और उसके सामने आजीविका का संकट भी नहीं खड़ा होगा। कहीं भी सीएम योगी ने आज गोरखपुर में देश के पहले टोबैको कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन भी किया। एम्स के ऑडिटोरियम में कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। इस दौरान सीएम योगी ने कहा, तंबाकू के खिलाफ अभियान बेहद जरूरी है जिससे कि तंबाकू के सेवन से होने वाली हानि को रोकने में मदद मिल सके और इस अभियान से जुड़ने के लिए लोगों से सीएम योगी ने अपील की है। आपको बता दें कि टोबैको कंट्रोल सेंटर के जरिए तंबाकू के दुष्प्रभाव, उपाय और शोध पर काम किया जाएगा। अवेयरनेस का ज्यादा है, कानून पक्ष इसका कम और इसके माध्यम से जागरूकता के माध्यम से हम अधिक से अधिक जनमानस को इसके साथ जोड़ करके और उन्हें किसी भी प्रकार के तंबाकू के सेवन के प्रति जागरूक करके
होने वाले किसी भी संभावित खतरे से बचाने के लिए एक बड़ा अभियान अपने हाथों में लेकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते। तो इस बीच बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। आजम खान से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। सपा नेता आजम खान अस्पताल में भर्ती हो गए। सपा नेता आजम खान की तबीयत नासाज है। निमोनिया और सांस लेने में दिक्कत बताई जा रही है। भर्ती हैं लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में, जहां मेदांता की क्रिटिकल केयर टीम आजम खान के इलाज में जुटी हुई है। फिलहाल उनकी तबीयत अभी स्थिर बताई जा रही है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। आजम खान जो कि सपा के कद्दावर नेताओं में से एक हैं और उनकी जो स्थिति है वो फिलहाल बहुत सही नहीं है। नासाज तबीयत बताई जा रही है। निमोनिया हुआ है और साथ में सांस लेने में तकलीफ भी है। राजधानी लखनऊ से एक सनसनीखेज घटना सामने आई। दरअसल हजरतगंज में पीडब्ल्यूडी कार्यालय में कर्मचारी का शव मिला। राजभवन के ठीक सामने मौजूद पीडब्ल्यूडी हेडक्वार्टर में क्लर्क विपिन सिंह का शव मिला है। बताया जा रहा है कि जिस कमरे में विपिन सिंह का शव मिला उसमें शराब की बोतलें मिली हैं। जानकारी के हिसाब से पहुंचे अफसर मामले की पड़ताल कर रहे हैं, जबकि विपिन सिंह के परिवार के लोग हत्या की आशंका जता रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि मुख्यालय पर सुरक्षा गार्ड भी तैनात है, लेकिन किसी को भी विपिन सिंह की मौत की कानो कान खबर तक नहीं लगी। खबर के मुताबिक विपिन सिंह ने मुख्यालय में ही तैनात 3 अन्य लोगों के साथ कार्यालय के कमरे में शराब पी थी। मामले में मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित कर दी गई है। साथ ही विभाग ने परिजनों को मृतक के आश्रित कोटे से नौकरी देने का भी आश्वासन दिया है। मुख्यालय पर एक क्लर्क की संदिग्ध हालात में बॉडी मिली है। बताया जा रहा है कि उनके साथ 2 लोग और थे जिनके ऊपर आरोप भी लगा रही हैं। मृतक की पत्नी, उनका कहना है कि इनके 2 साथी ऐसे थे जो रात में बता सकते थे, लेकिन अभी हादसे और हत्या के मामले को लेकर पुलिस असमंजस में है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, लेकिन पीडब्ल्यूडी कार्यालय पर सभी की मुंह पर चुप्पी है। जो भी अधिकारी हैं वो बोलने से इनकार कर रहे हैं और इस परिसर में ही उनका शव मिला था। देर रात तक वो जब घर नहीं पहुंचे तो पत्नी ने पुलिस से संपर्क किया। पुलिस ने भी रात भर तलाश की, लेकिन सुबह करीब 7 बजे उनका शव कमरे में मिला और वहां पर कुछ शराब की बोतलें भी थी। पुलिस का कहना है कि वहां पर कुछ लोग और होने की मौजूदगी भी पाई जा रही है, लेकिन अभी तक किसी भी तफ्तीश पर पुलिस आगे नहीं बढ़ पाई है। माना यह भी जा रहा है कि 2 से 3 लोग उनके साथ थे, लेकिन वो कौन लोग थे और उनका क्या इसमें रोल है, कैसे उनकी मौत हुई है, या ये एक हादसा है या फिर हत्या को अंजाम दिया गया है, इन सारे सवालों के बारे में भी पुलिस का कहना है कि फिलहाल जांच चल रही है और कुछ समय बाद यानी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद तस्वीर साफ होगी। कैमरा पर्सन रियाज के साथ तौकीर किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। तो आपको बता दें कि मौके पर मौजूद सुरक्षा गार्ड को भी इस पूरी घटना की भनक तक नहीं लगी। विपिन के साथ में मुख्यालय में 3 और साथी मौजूद थे जिन्होंने उसके साथ शराब पी। अब आखिरकार ये साथी कौन थे और कैसे इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया? हालांकि जो अब परिजन हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये दुर्घटना नहीं, ये हत्या है और पूरे मामले में जांच होनी चाहिए। पूर्व विधायक विजय मिश्र के बेटे विष्णु मिश्र की निशानदेही पर कई महीने से बंद पेट्रोल पंप से AK-47, एक अत्याधुनिक पिस्टल, 450 से ज्यादा कारतूस बरामद हुए। आपको बता दें कि रेप, रिश्तेदार की संपत्ति हड़पने समेत कई मामलों में विष्णु मिश्रा को पुलिस ने कोर्ट रिमांड पर लिया हुआ है। पुलिस उससे पूछताछ करने के साथ ही कुछ संदिग्ध स्थानों पर ले जाकर जांच भी कर रही है, जिसमें विष्णु की निशानदेही पर अमवा में बंद पड़े एक पेट्रोल पंप से हथियार बरामद हुए हैं। पुलिस अभी और कई स्थानों पर भी जांच कर सकती है। साल 2020 में पहली बार विष्णु के खिलाफ उसके रिश्तेदार कृष्ण मोहन तिवारी ने संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया था, केस दर्ज कराया था। उसके बाद वाराणसी की एक गायिका ने दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज कराया था और तभी से ये मामला संज्ञान में आया था। के अंतर्गत एक पेट्रोल पंप से एक AK-47 राइफल, 4 AK-47 राइफल की मैगजीन्स और 375 AK-47 के कारतूस, इसके अलावा एक अत्याधुनिक 9mm की पिस्टल और उसकी एक मैगजीन और 9mm के 9 कारतूस, ये उसकी निशानदेही पे एक पेट्रोल पंप से गोपीगंज थाना के अंतर्गत बरामद किए गए हैं। बरामद करके इसमें नियमानुसार आगे कार्रवाई की जाए।
तो वहीं जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंद गिरी संभल के कल की जयंती के कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि दुनिया में सनातन धर्म दुनिया का यथार्थ और सत्य धर्म है और सनातन धर्म अब अपने स्वरूप को प्राप्त हो रहा है। पूरी दुनिया को अब सनातन धर्म की छत्र छाया में आना पड़ेगा, क्योंकि सनातन धर्म ही केवल सद्भाव, आत्मभाव और ब्रह्म भाव की बात करता है। आगे कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से मुस्लिम शब्द भी हटना चाहिए। विश्वविद्यालय कोई भी हो, उसमें धर्म, संप्रदाय और पंथ नहीं होना चाहिए। यतीन्द्रानंद गिरी ने कहा कि विश्वविद्यालय में केवल शिक्षा होनी चाहिए, जिससे कि अच्छे और संस्कारी छात्र निकल सके। इसलिए मांग है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम भी बदलकर किसी महापुरुष के नाम पर रख दिया जाए। धीरे धीरे भारत के अंदर सनातन धर्म जो वास्तव में दुनिया का यथार्थ धर्म है, सत्य धर्म है, और कहा जाए तो दुनिया में एक ही धर्म है, वह है सनातन। तो वह अपने स्वरूप को प्राप्त हो रहा है और दुनिया को अब एक ही धर्म के छत्र छाया में आना पड़ेगा, क्योंकि जो सनातन धर्म है वही सद्भाव की बात करता है, वही आत्मभाव की बात करता है, वही ब्रह्म भाव की बात करता है, और पूरी दुनिया एक ही परमात्मा की, एक ही ईश्वर की संतान है। केवल सनातन धर्म इस बात को कहता है और अब पूरी दुनिया में सनातन धर्म को स्थापित करने की और जागृत करने की आवश्यकता। तो सोचिए कि जो बाइडेन हिंदू धर्म की सदस्यता लेते या फिर यूं कहें कि धर्म धारण करते, कैसे लगेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात उत्तराखंड की कर लेते हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की झरना रेंज में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के वन विभाग के अधिकारियों की बैठक हुई। इसमें दोनों राज्यों के अधिकारियों ने सामंजस्य स्थापित करने, टेक्नोलॉजी शेयर करने और एक दूसरे के साथ गश्त करने और सूचनाओं के आदान प्रदान करने पर विस्तार से चर्चा की है। साथ ही वन्य अपराधियों का एक दूसरे को डाटा भी दिया गया। बैठक में महीने में 2 बार संयुक्त बैठक करने का निर्णय हुआ है। इको सेंसिटिव जोन और आमानगढ़ टाइगर रिजर्व में इको टूरिज्म संचालित करने पर भी विचार विमर्श हुआ है। साथ ही कॉर्बेट पार्क और यूपी की सघन बाउंड्रीज है, उन पर चौकसी के लिए कड़े इंतजाम किए जाने के निर्देश भी दिए गए। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पिछले दिनों स्मार्ट सिटी के कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। सुस्त चाल की वजह से शहरी विकास मंत्री ने अधिकारियों को फटकार भी लगाई। शहरी विकास मंत्री ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए स्मार्ट सिटी के कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शहर में जिन जगहों पर गड्ढे और नालियां खुली हुई हैं, उन्हें जल्द से जल्द ठीक करने की जरूरत है। साथ ही विभागीय अधिकारी कार्यों की गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान रखें। स्मार्ट सिटी के जो मेरे देहरादून में काम हो रहे हैं, उसमें आज तमाम कामों की मेरे द्वारा समीक्षा की गई और जो मुझे जानकारी है, कुछ कामों में तो वास्तव में उनकी गति थोड़ा ढीली है, लेकिन कुछ काम बहुत तेजी से चल भी रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आने वाले इस 2-3 महीने में बहुत से काम पूरी तरह से पूरे हो जाएंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। माहरा ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार के खिलाफ बोलने वाले लोगों पर केंद्र सरकार बदले की भावना से कार्रवाई करती है। केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करते हुए केंद्र सरकार दबाव बनाती है। साथ ही भाजपा छोड़ने वाले नेताओं पर भी तुरंत कार्रवाई हो जाती है। वहीं भाजपा ज्वाइन करने पर कार्रवाई नहीं होती। राज्य में स्वास्थ्य की हालत भी खस्ता है। प्रदेश के भीतर प्रसव पीड़ा के दौरान सैकड़ों महिलाओं ने अपनी जान गंवाई है। साथ ही इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर कांग्रेस 5 अगस्त को राजभवन का घेराव करने का काम करेगी। लगातार हो रही बारिश से हल्द्वानी अमृतपुर जमरानी मार्ग का एक बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त होकर गौला नदी में समा गया, जिसके बाद सड़क पर आवाजाही पूरी तरीके से बाधित हो गई। सड़क की क्षतिग्रस्त होने से जमरानी अमृतपुर और आसपास के करीबन 10 से 15 संपर्क टूट गए हैं। एहतियात के लिए सड़क पर बड़े पत्थर डाल दिए गए हैं ताकि पैदल आवाजाही सुरक्षित तरीके से संचालित रहे। अब सिर्फ 2 पहिया वाहन और पैदल ही लोग सड़क पार कर सकते हैं। ऐसे में लोगों के सामने काफी दिक्कतें खड़ी हो गई हैं। नदी की वजह से जो उसका बेस है वो डैमेज हुआ है, उससे लगभग सारी सड़क डैमेज हो गई है, लगभग 31 मीटर की लंबाई में और उसकी हाइट लगभग 21 मीटर करीब है। तो नीचे लगभग 39 मीटर है
और ऊपर रोड की तरफ अगर आप जाएंगे तो 31 मीटर की जो रोड है वो डैमेज हो गई, नीचे से खोखला हो गया, इसलिए उस रोड को हम तत्काल बंद कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड सरकार प्रदेश के विकास के लिए लगातार काम करने का दावा कर रही है। इसके साथ ही आमजन की समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार बीजेपी प्रदेश कार्यालय में जनता दरबार लगाने जा रही है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष ने निर्देशित किया है कि प्रदेश कार्यालय में जनता दरबार लगाया जाए, जिससे कि आम जनता को अपनी समस्या के समाधान के लिए इधर उधर भटकना न पड़े। उन्होंने कहा, कोविड की वजह से जनता दरबार नहीं लग पा रहा था, लेकिन अब व्यवस्थाएं दुरुस्त हो चुकी हैं। ऐसे में जनता की समस्याओं को समाधान के लिए प्रदेश कार्यालय पर जनता दरबार लगाने का काम जल्दी शुरू हो जाएगा। जनता पार्टी की सरकार द्वारा यहाँ पर जनता दरबार लगाया जाता था, पर चूंकि कोरोना बीच में आ गया, इस कारण हमें बंद करना पड़ा, वो व्यवस्थाएं रोकनी पड़ी। अब पुनः माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी महेंद्र भट्ट जी द्वारा कहा गया है कि इस विषय में जो है हम विचार करेंगे और संगठन और सरकार में बहुत बेहतर तालमेल है। आने वाले समय में पुनः इसको सुचारू रूप से हम यहाँ शुरू करने जा रहे हैं, ताकि हमारे कार्यकर्ता और क्षेत्र की जनता को जो है सचिवालय, विधानसभा आदि जाने में जो समय व्यर्थ होता है वो समय बचे और सीधा यहाँ कार्यालय में उनको अपने अपने मंत्रीगणों से मिलने में कोई असुविधा ना हो, ऐसी व्यवस्था। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।